हाय दोस्तों, चाणक्य कैरियर पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। चाणक्य कैरियर पॉइंट उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का नंबर 1 संस्थान है। यहाँ पर यूपी SSC, बैंकिंग, रेलवे, वनडे एग्जाम के लिए बहुत नंबर 1 संस्थान माना जाता है पूर्वांचल का। इंसान को केवल 2 ही चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत, दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत तो सभी को मिलती नहीं है, कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं है। अब आप सोच लीजिए, आपको कड़ी मेहनत करना है या एक। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में सबसे पहले हिंदी का पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि हिंदी कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हिंदी भाषा कहाँ से आया है, तो आज ये सब हम देखेंगे। हिंदी भाषा, ठीक, लिखेंगे भाषा। भाषा शब्द जो है हमारा, ये भाष शब्द से बना है। भाष जो है हमारा क्या है, ये धातु है या संस्कृत रूप है। धातु या संस्कृत रूप। भाष या संस्कृत रूप है। भाषा हमारा भाष शब्द से बना है, जो क्या है, धातु या संस्कृत रूप, ठीक। भाष का मतलब होता है, भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जो अपने मन का विचार है उसको भाष के माध्यम से प्रकट करना। जैसे कोई 2 व्यक्ति है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इसको अपने विचार दूसरे व्यक्ति को बताना है, तो ये कैसे बताएगा? कोई माध्यम होना चाहिए एक दूसरे को बताने के लिए, अपनी भाषा को दूसरे को बताने के लिए तो एक माध्यम हो। यहां माध्यम की आवश्यकता है, तो जो माध्यम हो उसको हम कैसे बताएंगे? भाषा के माध्यम से। भाषा कोई भी, जैसे अपनी भाषा, हमें इनको कुछ समझाना है, क्या करेंगे? इसको अपने माध्यम से समझाना। कैसे समझाएं? कोई माध्यम हो, भाषा के माध्यम से ही समझा सकते हैं। संस्कृत में समझाएंगे या हिंदी में समझाएंगे या कोई और भाषा में समझाएंगे, लेकिन दोनों को वो चीज आनी चाहिए, ठीक, तभी तो वो समझाएंगे। अन्यथा हम जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी में भाषा 3 माध्यम है। हिंदी में जो भाषा है 3 माध्यम है। नंबर 1 है सांकेतिक भाषा। नंबर 2 है, नंबर 1 हुआ सांकेतिक भाषा। दूसरा भाषा कौन सी होगी, बताओ आप लोग? दूसरी मौखिक, दूसरी मौखिक, तीसरी कौन सी होगी? लिखित भाषा। लिखित हम लिख के किसी के माध्यम से समझा सकते हैं। जो माध्यम हमारा ये आदान प्रदान करता है उसको हम कहते हैं भाषा। यह भाषा हिंदी है। हिंदी में 3 तरह का समझाता है। एक अपनी क्या समझाता है, सांकेतिक भाषा में, दूसरा हमारा मौखिक भाषा में, तीसरा हमारा लिखित भाषा में। अब इसको समझने के तीनों कैसे कैसे कार्य करता है, ठीक। सबसे पहले सांकेतिक भाषा। संकेत में जैसे हम देते थे किसी संकेत, किसी को बुलाना, कैसे बुलाते थे? ऐसे, यहां चले आओ भैया, ऐसे तो बुलाते थे। संकेत दिए, बोले नहीं, एकदम शांत खड़े हैं, तो क्या हुआ? ये संकेत ही तो हुआ, सांकेतिक भाषा। दूसरा मौखिक। मौखिक मतलब हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। तीसरा कौन सी? लिखित भाषा। लिखित जैसे हम लोग जानते थे, क्या लिखते थे? लेटर लिखते थे। पहले लेटर एक दूसरे किसी को भेजना, किसी के दोस्त के पास भेजना या किसी व्यवसाय में भेजना है, उसके माध्यम से क्या, उसकी कमी दिखाते थे कि ये कमी है, ये ज्यादा, लिख के ही तो भेजते थे। तो वहां पर हमारी क्या होती थी? लिखित भाषा में, ठीक। सबसे सरल भाषा कौन सी है?
अगर इसमें तीनों में पूछा जाए तो सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा जो है मौखिक भाषा है। सबसे कठिन भाषा पूछा जाए कौन सी है? सबसे कठिन भाषा हमारी सांकेतिक भाषा है। और कठिन और सरल दोनों मिला के जो बना है हमारा कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? कठिन और सरल, ये दोनों मिक्स करके है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सबसे अगर पूछा जाए भाषा में क्वेश्चन आता है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, ऑप्शनल दिया है क्वेश्चन नंबर जैसे 1 लिख रहा हूं। सबसे सरल भाषा पूछा गया, नंबर 1 दिया है मौखिक, नंबर 2 दिया है सांकेतिक, नंबर 3 दिया है लिखित, नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा सही, सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा होगी। ठीक, सबसे हमारी जो सरल भाषा होगी मौखिक भाषा होगी। क्यों मौखिक भाषा सरल है? क्योंकि जैसे बच्चा रो रहा है तो हम एकदम उसका जो भाषा रहती है रोने की तो हम समझ जाते हैं उसको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ठीक, उसी प्रकार सरल भाषा है। और हम देखेंगे सांकेतिक भाषा क्यों कठिन भाषा मानी जाती है। हिंदी में सांकेतिक भाषा क्यों कठिन भाषा मानी जाती है? क्योंकि हम कोई भी संकेत दे रहे हैं, पता लगे ऐसे बुला रहे हैं तो वो तो सोच रहा होगा कुछ मानने को कह रहे हैं, तो उसका नजरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए सांकेतिक भाषा हमेशा कठिन मानी जाती है। जो लिखित भाषा होती है कठिन और सरल दोनों मानी जाती है। अगर लिखित में हम देखेंगे जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए क्या है? बहुत कठिन है। वो पढ़ा लिखा है तो उसके लिए क्या होगा? सरल है। तो इसीलिए ये दोनों माना जाता है कि लिखित भाषा जो है कठिन भी है और सरल भी है। क्वेश्चन एक आता है कि भाषा को सीखने के लिए दृष्टिकोण कितने हैं? कोई भी भाषा को सीखने के लिए दृष्टिकोण कितने हैं? तो कितने हैं? 3 हैं। अगर पूछा जाए भाषा को सीखने के लिए भाषा को कितने प्रकार से सीखा जाता है, सीखा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि भाषा को कितने प्रकार से सीखने के दृष्टिकोण है, या भाषा को कितने प्रकार से सीखा जाता है। तो कितने प्रकार से सीखा जाता है? नंबर 1 है आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। दूसरा क्या है? जिज्ञासा होगी तभी तो कोई भी सीखेंगे। हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, पढ़ने की जिज्ञासा ही नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अगर जिज्ञासा हमारे अंदर है पढ़ने की, क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार हमारा जो जिज्ञासा पहला होगा। दूसरा क्या होगा? अनुकरण। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा अभ्यास होना चाहिए। कोई भी भाषा हम सीख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए। सबसे पहले जिज्ञासा होना चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होना चाहिए कि हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, भाषा को सीखने को। उसके बाद अनुकरण। उसको अनुकरण मतलब होता है किसी चीज का जैसे उपाय लेने का, हमें अनुकरण अपने मन में सोचना है कि हम पढ़ेंगे। तीसरा क्या? अभ्यास उस पर होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है तो उसको छोटा आ बड़ा आ पढ़ाया जाता है तो नहीं याद होता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि छोटा आ कैसे बनता है, उसके बाद बड़ा आ कैसे बनता है, छोटी ई कैसे बनती, बड़ी ई कैसे बनती। उसकी जिज्ञासा क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो उसके बाद अनुकरण, उसके बाद अभ्यास। तो वो क्या करता है? प्रतिदिन अभ्यास करता रहता है तो उसकी रुचि क्या होती है? बढ़ती जाती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग
बताए थे भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं? ठीक, आइए अब हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं। हिंदी में व्याकरण, हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। ठीक, व्याकरण का तात्पर्य क्या होता है? व्याकरण का मीनिंग क्या होता है? अगर पूछा जाए व्याकरण का तात्पर्य क्या होता है, तो व्याकरण का क्या तात्पर्य होता है? भली प्रकार समझना, भली प्रकार समझना। ठीक, व्याकरण के अंग पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। सबसे पहला है वर्ण, सबसे पहला है वर्ण, उसके बाद शब्द है, उसके बाद वाक्य है। व्याकरण के अंग पूछा जाए, अंग कितने हैं? तो नंबर 1 है वर्ण, दूसरा, पहला हुआ वर्ण, दूसरा कौन सा है? शब्द, तीसरा कौन सा है? वाक्य। इसके अंग पूछा जाए तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। या वर्ण है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद व्याकरण है। ठीक, व्याकरण हमारा कहां से आया है? व्याकरण, जैसे किसी चीज में हम अगर हिंदी पढ़ते हैं, अगर व्याकरण हमारा नहीं सही है तो उसमें क्या होगा? हमारा व्याकरण की वजह से हमारा उसका मीनिंग गलत निकलेगा और वो अशुद्धियां बहुत ज्यादा मिलेगी, गलतियां ज्यादा मिलेंगी। ठीक, तो इसीलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं कि हमारा उसमें जो सेंटेंस रहे कंप्लीट रहे और भली भांति लिखा रहे। जैसे हमें व्याकरण में हमें लिखना नहीं आता है, जैसे कोई भी चीजें लिखना नहीं आता, हमें लिखना है खाना, खाना तो लिख दिया, अगर हमें मात्रक नहीं पता है, खा पे आग मात्रा रहेगा, ना पे आग मात्रा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये खाना हम लोग क्या लिख देंगे? गलत। तो इसीलिए व्याकरण में मात्रा जरूर, मतलब व्याकरण में शुद्ध होना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है, हिंदी भाषा कहां से आई है। हिंदी भाषा सबसे पहले हमें तो पता है कि एक इसका जन्म कहां से हुआ था? संस्कृत से। लेकिन हम डायरेक्ट संस्कृत भाषा से तो हुआ नहीं है। तो संस्कृत भाषा जो थी, जो संस्कृत भाषा हमारा क्या है? ये मूल भाषा है। संस्कृत भाषा मूल भाषा है। ये 2 पार्ट में बट गया था। एक तो हमारा था कौन सी भाषा थी? वैदिक भाषा, और दूसरा क्या था? लौकिक भाषा। चलत भैया, वैदिक भाषा थी, दूसरी कौन थी? लौकिक भाषा। संस्कृत भाषा को हम लोग क्या मानते हैं? मूल भाषा। जो मूल भाषा थी हमारी संस्कृत भाषा, ये 2 पार्ट में बटी थी, एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। लौकिक भाषा में जैसे हमारा था रामायण और महाभारत, 2 भाषा में ये बटी हुई थी, एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। वैदिक भाषा में हमारा था रामायण और महाभारत। दूसरा हमारा जो था इसमें वैदिक भाषा में वेद, हम लोग पता है क्या है? वेद के बारे में पढ़ते हैं, और उपनिषद। जो हमारा वैदिक भाषा थी वो वेद है और उपनिषद है। और हमारा जो लौकिक भाषा थी इसमें रामायण और महाभारत था। जो हमारा लौकिक भाषा थी इसमें क्या होगा? ये भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। ये हमारा क्या है? अपरिवर्तनशील। ये हमारी जो वैदिक भाषा है अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। ठीक, इसके आगे फिर हमारा जो लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा में भी क्या है? इसके बाद हमारा आया था पाली भाषा। पाली भाषा, पाली भाषा में हमको कुछ हमारे सामने जो दिखाई देता है उसमें पाली भाषा में कौन क्या है? पाली भाषा हमारा क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जैसे त्रिपिटक था, और क्या था? जितने बौद्ध धर्म में उपदेश दिए गए थे ये किसमें दिए गए थे? पाली भाषा में। पाली भाषा में इसके बाद हमारी जो भाषा आई थी प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा में हमारा क्या था? जैन धर्म। जैन धर्म, जो हमारा जैन धर्म था, ये क्या था? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा के कारण शब्दों का रूप क्या होता था? बदल जाता था। कोई जैसे प्राकृतिक भाषा है हमारा, या प्राकृत भाषा के कारण शब्दों का क्या होता है? शब्दों का रूप बदल जाता है प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में फिर इसको डिवीजन हुआ था। हम देखते हैं कि हमारा जो
हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जन्म कैसा हुआ ये हमें पता है कि ये संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा है। संस्कृत भाषा को मूल भाषा मानते हैं। मूल भाषा में हमारा जो होता है दो पार्ट में बटा था, एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। ठीक, वैदिक भाषा में हम देखते हैं जैसे वेद है, उपनिषद लिखा गया है, और लौकिक भाषा में देखते हैं रामायण और महाभारत। उसी प्रकार पाली भाषा में, पाल भाषा में बौद्ध धर्म पूरा, उत्तरी पटक, ये सब जो थे बौद्ध धर्म पूरा क्या था पाली भाषा में। पाली भाषा के बाद आया हमारा प्राकृतिक भाषा, जिसको प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा को हम देखते हैं। प्राकृतिक भाषा में हमारा पार्ट बता था अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश, अपभ्रंश में हम देखेंगे हमारा ये क्या था अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद क्या आया था, जो हमारा अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा के बाद क्या आया था सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा के बाद हमारा अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश में सौर सैनी अपभ्रंश भाषा आई। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा के बाद हमारा क्या आया था हिंदी, जिसका हम बेसब्री से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ हमारे हिंदी भाषा का क्या हुआ, जन्म हुआ। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए हमारा हिंदी भाषा कहाँ से आई है, तो हिंदी भाषा जैसे संस्कृत भाषा न दी हो, क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक, अगर 4 ऑप्शनल दिया है, अपभ्रंश दिया है, ए बी दिया है, उर्दू सी दिया है, प्राकृत डी दिया हुआ है हमारा सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। तो ये पूछा जाए कि ये कौन सी भाषा से आया था, हमारा कौन सी भाषा से आया है, हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ था, सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक, यहाँ तक अब हम लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हमारा जो भाषा देखे होंगे हम लोग, सबसे पहले हमारी भाषा क्या थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को मूल भाषा में माना जाता था। मूल भाषा हमारे 2 पार्ट में बंटती थी। पहली जो थी वैदिक भाषा थी, दूसरी क्या थी भाषा लौकिक भाषा थी। वैदिक भाषा में हमारा वेद और क्या था उपनिषद था, और लौकिक भाषा में हमारा रामायण और महाभारत था, महाभारत था। ठीक, फिर हमारा लौकिक भाषा को फिर डिवीजन हुआ, तो उसमें कौन सी भाषा आई पाली भाषा। पाल, जिसको पाली भाषा, जिसमें क्या था बौद्ध धर्म था। उसके बाद फिर उसके नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ प्राकृत भाषा है। प्राकृतिक भाषा में हमारा जैन धर्म था। जैन धर्म के बाद फिर हमारा क्या आया अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के फिर प्रकार कितने हैं सौर सैनी अपभ्रंश भाषा। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से हमारी जो भाषा नई भाषा आई वो क्या आई हिंदी भाषा। ठीक, हिंदी भाषा का विकास अगर पूछा जाए हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, ऑप्शनल दिया हो, जैसे पहला दिया हो संस्कृत, दूसरा दिया हो अपभ्रंश, तीसरा दिया हो सौर सैनी अपभ्रंश, चौथा दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, जिसके बाद तुरंत आए, हम लोग अभी चार्ट बनाए थे देखे थे, उसमें सौर सैनी अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई थी हिंदी भाषा, तो कौन सा सही होगा सौर सैनी अपभ्रंश भाषा। ठीक, अब इसका भौगोलिक रूप पढ़ते हैं कि ये हिंदी भाषा हमारा भौगोलिक कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये ज्यादा मध्य देशीय जो देश है, मध्य जैसे मध्य भाग, जैसे हमारा राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, हरियाणा हुआ और छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये सब यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है हिंदी भाषा। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक भाषा। संवैधानिक में ये भाषा का दर्जा कहाँ पर है, संविधान में हिंदी भाषा का कहीं जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है। संविधान में हिंदी भाषा का जो है हमारा अनुसूची कितने में है, अनुसूची 8 में है। ठीक, भाग कौन सा पूछा जाए इसमें, भाग कौन से किस भाग में इसका जिक्र किया गया है, ये हमारा अनुसूची 8 में कितना 22 भाषाओं का दिया गया है। 22 भाषाओं में एक भाषा हमारी क्या है हिंदी है। ठीक, हिंदी भाषा, उसके बाद हमारा क्या है तो क्या माना गया था राष्ट्रभाषा की राजभाषा माना गया था, जो हमारा है राजभाषा। ठीक, राजभाषा, राजभाषा में भाग कितना है, भाग हमारा जो है 17 है। भाग 17 में बताया गया हिंदी भाषा को कौन सा राजभाषा माना गया है। ठीक, इसमें जो हमारा है अनुच्छेद 343 से लेके कितना माना गया 351, अनुच्छेद
343 से 351 अनुच्छेद तक हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसमें जिक्र किया गया अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए बोली भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है, बोली भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है। बोली जो होती है हम लोग जैसे अपने गांव में बोलते हैं, आसपास के छोटे से एक कस्बा में बोलते हैं तो वो बोली होती है। ठीक, ये सीमित होती है। उसी प्रकार भाषा है, भाषा हमारी क्या है, व्यापक। जैसे हम लोग हिंदी भाषा, ठीक, हिंदी भाषा क्या है, व्यापक है। उसके बाद मातृभाषा कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा जो माँ के माध्यम, मतलब घर से हम सुने पढ़ें और उसको क्या करें, अपने परिवार और हर जगह क्या करें, फैलती है, तो वो हमारी मातृभाषा। बोली में हमारा सीमित रहता है, लोकल एक कस्बा एरिया में रहता है। भाषा हमारी जो है, भाषा में क्या अंतर है, व्यापक होती है, और मातृभाषा में माँ से लेके परिवार तक, ये तीनों अंतर है। देखो, बोली पूछा जाता है, बोली, और दूसरा, पहला बोली हो गया, दूसरा भाषा, तीसरा हम लोग मातृभाषा। मातृभाषा, अब इसमें अगर अंतर पूछा जाए तो बोली हमारी क्या है, ये सीमित है। सीमित मतलब एक कस्बा के लिए है, एक लोकल एरिया, एक गांव के लिए है। ठीक, और दूसरा हमारा भाषा, भाषा क्या है, ये व्यापक है। ये रूप हमारा भाषा व्यापक है। व्यापक मतलब फैली हुई। जैसे हम लोग हिंदी भाषा देखते हैं, कहाँ यूपी में भी बोली जाती है, दिल्ली में भी बोली जाती थी, ये फैल रही ना। बहुत देशों में भी हमारे जो लोग जाते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, भाषा का यूज करते हैं, वहां भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए व्यापक माना गया। मातृभाषा माँ से लेके ये कहाँ तक रहती है, परिवार तक, ये होता है मातृभाषा। ठीक, ये तीनों यही अंतर है। बोली सीमित होती है, भाषा व्यापक है, और मातृभाषा माँ से लेके परिवार तक। ठीक, आइए हम देखते हैं हम लोग वर्णमाला। बेसिक कहाँ से हमारा वर्णमाला कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब क्या है, व्याकरण का पार्ट। ठीक, वर्णमाला से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इसे पूछा जाता क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लिखित में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से सबसे पहले उस पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की शाब्दिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी भाषा की, ठीक, मौखिक भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन पहले पूछा जाता। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे कि ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक, तो हमें सबसे पहले जैसे हम अपना बोलना शुरू किए थे, या अपने सबसे पहले कुछ भी, जैसे बेबी का जन्म होता है, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो क्या करता है, चिल्लाना, सबसे रोना शुरू करता है। रोना मतलब एक ध्वन निकालता है, ध्वन निकालता है। ठीक, उस ध्वन को हम लोग अपना भाषा में लिखते हैं तो ये क्या होता है, वर्ड। ठीक, वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, वर्ड आता है। वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, शब्द। शब्द के बाद वाक्य। अगर हम पहला क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूं, भाषा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो मौखिक भाषा, जैसे कोई बेबी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या था, रोता है। रोना मतलब मौखिक, लिखते तो है नहीं, वो लिखते लगता है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वन होगी। दूसरा हम लिखते हैं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, वर्ड हमारा, क्योंकि वर्ड को हम लिखते हैं ना, तो हमारा क्या होगा, वर्ड होगा। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन दिया हो, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, जैसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शनल दिया हो, नंबर 1 दिया हो
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला दिया हो ध्वनि दिया हो, दूसरा दिया है हमारा वर्ड दिया है, तीसरा दिया है शब्द दिया है, चौथा दिया है वाक्य दिया है। इसमें कौन सा सही है? अर्थ के आधार पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर। अब कोई धुन है, जैसे कोई धुन हम सुन रहे हैं तो उसका कोई अर्थ निकलेगा तो ये नहीं है, ठीक। धुन हमारा नहीं, वर्ड, वर्ड भी क्या एक अक्षर ही तो है, उसका कोई अर्थ निकलेगा तो शब्द है, वाक्य तो पूरा रहता है, ठीक। तो हमारा देखेंगे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये हमारा कितना क्वेश्चन हुआ? तीन क्वेश्चन हुआ। एक चौथा क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब यहाँ पर ना मौखिक कह रहा है ना लिखित कह रहा है, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अभी हम लोग पढ़े थे कौन सी होती है? सबसे पहले हमारा क्या आता था? ध्वनि, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। इसको एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जो अभी तक नहीं समझ में आया, हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वर्णमाला होगा, वर्णमाला में ही हम लोग इसको एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए और बताइए।